हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये रीट का अगर आप इंग्लिश का पेपर दोगे तो उसमें जब सेकंड लैंग्वेज आप रीट लोगे तो ये क्वेश्चंस आपसे कम मिलेंगे। जब आप फर्स्ट लैंग्वेज रीट में इंग्लिश अडॉप्ट करोगे या इंग्लिश आप लोगे तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो लिखा गया, व्हाट डज लोरेंजो ऑर्डर व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्सिया इज ऑन हर वे टू बेलमोंट। ठीक है, देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊं कि विलियम शेक्सपियर की एक रिटन स्टोरी है जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वहां से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपके अगले यहीं से मिलने वाले हैं। तो आपका आज देखा जाएगा कि कितने लोगों ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ा है और अभी तक कितने लोगों को याद है। क्योंकि जितने भी लोग आप लोग हो, चाहे आप आर्ट से पढ़े हो चाहे आप साइंस से पढ़े हो, सबके सब लोगों ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लीजिए, काफी अच्छी स्टोरी है और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो को स्टार्ट करें, क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करें। जितने भी लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड रिमेंबर इट गाइस कि आपको आपको अगर अभी तक आपने अपना नाम और अपना पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपने अभी तक नहीं भेजा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहेगी। एंड जितने भी बच्चों ने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, वहां पे जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने आप को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक चीजें जो कि बताना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार और हमसे इंटरेक्ट होते हैं, तो उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहले से हैं उन्हें पता है। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिखा गया, व्हाट डज लोरेंजो ऑर्डर व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्सिया इज ऑन हर वे टू बेलमोंट। याद रखिए कि उसमें जो कहानी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूं। जो कहानी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, ठीक है, वो एक तरह से आप कह सकते हो कि उसमें उसमें जो एक तरह से ये ड्रामा आप कह सकते हो। और ड्रामा के अंदर तो 3 तरह के कैरेक्टर आते हैं, 2 तरह के कैरेक्टर आते हैं। एक आता है आपका, 2 कैरेक्टर जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें पहला होता है प्रोटागनिस्ट। देखिए, प्रोटागनिस्ट जो है वो एक कह सकते हो लिटरेचर का वर्ड है। प्रोटागनिस्ट जो होता है वो एक लिटरेचर वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, यहाँ पे आप मैक्सिमम लोग इसका मतलब हीरो समझते हैं, बट याद रखिए प्रोटागनिस्ट वो होता है, ड्रामा का वो कैरेक्टर होता है कि जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो मूवी के अंदर विलन होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, तो इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब हीरो से तो आप लगा सकते हो, बट असली जो मतलब होता है इसका वो होता है कि जो उस ड्रामा के अंदर अच्छा कार्य कर रहा हो, जो क्या कर रहा हो, अच्छा कार्य कर रहा हो, वो सब लोग क्या होते हैं, प्रोटैगनिस्ट होते हैं। अब अच्छा कार्य एक्चुअल में आपने देखा होगा कि ड्रामा के अंदर हीरो ही करता है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट, प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट जितने भी लोग होंगे इसके अगेंस्ट में, उन सबको एंटागनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटागनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए कि ये 2 कैरेक्टर के नाम है, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। और ये जो ड्रामा होता है, देखिए बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं आपके, रीड के एग्जाम में ड्रामा जो है वो सेकंड लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश लेते हो तब आपके रीड के एग्जाम में ड्रामा का जो है सीक्वेंस मिलता है, ये आपके सिलेबस में आता है। ड्रामा के पास जो कोई स्टोरी होती है उसको चलाने के लिए 5 से 6 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है? प्लॉट। ये स्टेप्स नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आते हैं यहां से क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है? कैरेक्टर्स। अब देखिए ये सब चीजें अभी मैं समझा दूंगा आपको, पहले आप लोग समझ लो। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगले 6 क्वेश्चन इसी के बेस पे हैं, तो ये आप समझे रहोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। प्लॉट, कैरेक्टर्स। तीसरा होता है एक्शन।
तीसरा होता है एक्शन, ठीक है, चौथा होता है डायलॉग्स, डायलॉग्स, ठीक है। अगर ये सब चीजें ना रहें तो ड्रामा जो है वो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, वो बन ही नहीं सकता। और लास्ट होता है एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, ठीक है। देखिए याद रखिए प्लॉट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग दृश्य के अंक देखते होंगे, जैसे कोई ड्रामा अगर डिजाइन किया जाता है तो वो एक ही दृश्य में नहीं चलता है, अलग अलग दृश्य में चलता है। तो वो जो दृश्यों का प्लॉट हम डिसाइड करते हैं, जैसे आप ये समझो सीन डिसाइड करना, ठीक है, कि पहली सीन कौन सी होगी, दूसरी सीन कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी, उसे हम प्लॉट बोलते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। और उस प्लॉट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स का क्या क्या रोल होगा उसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। उन कैरेक्टर का एक्शन क्या होगा, क्या काम करना होगा उसके अंदर, वो बोलते हैं। और ड्रामा की चीजों को, कोई भी अगर बुक है, कोई भी स्टोरी उसमें लिखी है, जब हम उसे ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा एक तरीका होता है, या कह सकते हो कि एक ही तरीका होता है, और डायलॉग्स होता है। और एक्शन जो होता है ये क्या होता है कि जैसे एक्सप्रेशन, आप रिप्रेजेंटेशन देखते होगे, जब मूवी देखते होगे तो उसमें एक्सप्रेशन आते हैं, तो वो होता है एक्शन। और उसके लिए एटमॉस्फियर का तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि जहां भी हम किसी प्ले को दिखा रहे हैं, जैसे अगर आपको गरीबी दिखानी है तो एटमॉस्फियर कैसा होना चाहिए, गांव का होना चाहिए। आप वहां पे ये दिखाओ कि गांव है और झोपड़ियां हैं, अगर और जो भी उसमें कैरेक्टर हैं उनके पास कपड़े नहीं है अच्छे, तभी तो गांव वाली सारी एटमॉस्फियर को क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरह से ड्रामा के ये 5 कह सकते हो सीक्वेंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। इन्हीं इवेंट्स के थ्रू वो ड्रामा को हम प्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो प्रोटैगनिस्ट है उसमें से एक प्रोटैगनिस्ट जो है वो है पोर्सिया, जो कि हीरोइन है, ठीक है, याद रखिएगा पोर्सिया जो कि क्या है, हीरोइन है, ठीक है। साइलॉक जो कि एक विलन का काम करेगा, जो एंटागनिस्ट का काम करेगा, ठीक है। साइलॉक जो होगा वो किसका काम करेगा, एंटागनिस्ट का काम करेगा, ठीक है। लोरेंजो जो होता है वो आपके प्रोटैगनिस्ट का काम करता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What does Lorenzo order when he learns that Portia is on her way to Belmont? ठीक है, तो जो लोरेंजो था उसने क्या ऑर्डर किया था या क्या चीजें बताई थी, तो उसमें से उसकी स्टोरी के अंदर जब आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, उसकी स्टोरी के अंदर जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कहा था कि म्यूजिक के लिए ऑर्डर किया था, आदेश दिया था, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर नंबर बी होगा। इन कोर्ट, हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू साइलॉक इंसिस्टेंस ऑन कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लेश, ठीक है। जो एंटोनियो है वो कैसे रिएक्ट किया था साइलॉक के ऊपर जब कहा गया था कि जो पाउंड ऑफ फ्लेश है, ठीक है, ठीक है। तो जब साइलॉक को वो रिएक्ट कैसे किया था, जब उसके 1 पाउंड मांस का जब वो मांगा गया था कोर्ट के अंदर एंटोनियो से, तो उसके ऊपर उसका रिएक्शन आया था, क्या आया था, ही वोज दैट ही विल मीट, वो किससे मिलेगा, साइलॉक से मिलेगा, हैटर्ड विथ पेशेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अकॉर्डिंग टू लोरेंजो प्लान, हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस, ठीक है। लोरेंजो के प्लान के अकॉर्डिंग जो जेसिका है वो कैसे अपने पिता के घर से जो है एस्केप की थी, भागी थी। उसके अकॉर्डिंग जो है वो जेसिका जो थी वो अपने पापा के घर से भागी थी, कैसे, अपने आप से डिस्गाइज करके भागी थी, जैसे सी विल डिस्गाइज हरसेल्फ एज लोरेंजोज टच बियरर एंड स्लिप आउट अनडिटेक्टेड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How does Psylocke initially describe his demand for a pound of flesh to Bassanio and Antonio? तो साइलॉक ने कैसे इस चीज को डिमांड किया था, कैसे बताया था, किस तरह से बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवेंज। वो बदले के लिए क्या किया था, साइलॉक ने कहा था कि 1 पाउंड जो मांस है एंटोनियो एंड बेसोनियो का वो लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं, तो मैंने आपको जल्दी जल्दी करा देना है, क्योंकि ग्रामेटिकली पोर्शन काफी एग्जाम्स में आता है, तो वो पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे।
What reason does Antonio give for being sad in the opening scene of the play? देखो मैंने आपको बताया था ना ये प्ले है ड्रामा है, तो ओपनिंग सीन यानी पहली सीन जो थी उसमें क्या रीजन दिया था एंटोनियो ने सैड होने का? ठीक है, सैड होने का क्या रीजन दिया था एंटोनियो ने, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जब एंटोनियो ने ये रीजन दिया था, उसने सीधे सीधे जब उससे पूछा गया कि क्या रीजन है आपके दुखी होने का, तो उसने कोई रीजन नहीं बताया था। ही गिव नो रीजन, कोई रीजन उसने नहीं दिया था। क्लियर हो गया? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, whom does Bassanio agree to bring with him to Belmont? किसने उसको एग्री कराया था, बेसिनियो को एग्री कराया था? ठीक है, तो वो जो एग्री कराने वाले हैं वो हैं ग्रेटिनी ग्रेटियनो ग्रेटियनो जो थे उन्होंने इसको एग्री कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन था ये आपके ड्रामा का, जो 26 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यहां से हमारा शुरू हो जाता है ग्रामर पोर्शन। आई होप आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, बट मैं आपको इसलिए ये चीज थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हूं क्योंकि आपको पता रहे कि हाँ ऐसी भी चीजें आती हैं और इनको पढ़ने के लिए आपको रेडी रहना है कि अगर देखो हमें क्या है, जरूरी थोड़े ना है कि केबीएस से ही नौकरी मिले या डी ट्रिपल एस बी से भी नौकरी मिले। हमें नॉलेज गेन करनी है, चाहे रीट से मिले, चाहे केबीएस से मिले, और चाहे डी ट्रिपल एस बी से मिले। एक दिन ऐसा लेवल आएगा कि आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे होगे, जो भी चीजें आप तैयार किए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। ठीक है, तो उस दिन के लिए तैयार होना सीखो कि जब कोई भी एग्जाम का फॉर्म आप भर दीजिए और आपसे ये ना टेंशन लेनी हो कि हमने ये नहीं पढ़ रखा है, हमें ये नहीं आ सकता है और हम कैसे एग्जाम में करेंगे। जब इन सवालों के सारे जवाब आपके पास होंगे तो आपको किसी भी एग्जाम के फॉर्म को भरने के बाद उसके सिलेबस से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलिए, तो क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें जो गलत सेंटेंस हमारा नीचे लिखा गया है, अब इसीलिए लिखा गया क्योंकि उसमें एरर है, तो आपको बताना है कि कौन सा वो एरर है जो आपको यहां पे बताना है। चलिए देखिए, बताइए कौन सा एरर है। लिखा गया, आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजी देन स्पीचेस। तो आपको बताना है इसमें कौन सा एरर है। पहली चीज तो ये देखिए, कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे। डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में देन तो यूज होता ही है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे देखिए, हम कंपेयर किसके किसके बीच में करते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि कंपेयर किसके किसके बीच में करते हैं। कंपेयर करते हैं दो सेम चीजों के बीच में, जैसे पोयम से स्पीचेज है, बिल्कुल सही बात है, कंपेयर हो सकता है। लेकिन मोर के साथ यहां पे देखो इजी लगा हुआ है, और ये किस डिग्री का है? इजी का। जब कंपेरेटिव डिग्री आप निकालोगे तो इजियर होगा। इजी का जब कंपैरेटिव डिग्री आप निकालोगे तो क्या होगा? इजियर होगा। इसलिए ये जो इजी है ये क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है, और हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या होना चाहिए था? इजियर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इजियर होना चाहिए था। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जहां पे गलती है वो है ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। बहुत सारे सवाल आपके पैसिव वॉइस के पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पे आपसे एक्टिव वॉइस का सवाल पूछा गया है। किसका सवाल पूछा गया है? एक्टिव वॉइस का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। लिखा गया, व्हाई डोंट यू हैव योर आईज टेस्टेड। अब आपको एक्टिव वॉइस ढूंढना है ना, तो देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सबसे पहला डिफरेंस, पैसिव वॉइस जो होती है, यहां से समझिएगा, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चाहे जो हो उसके लास्ट में थर्ड फॉर्म आएगा। हेल्पिंग वर्ब चाहे जो हो, लेकिन मेन वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म की होगी। ठीक है, अब देखिए लिखा गया, व्हाई डोंट यू हैव योर आईज टेस्टेड। तो ये आपका जो लिखा गया, नेक्स्ट लिखा गया, दिस नोटिस हैज बीन alerted, boys could not have done all this damage, steps had been cut in the ice by previous
क्लाइंबर्स। तो जो पहला आपका ऑप्शन है, वाई डोंट यू हैव योर आईज टेस्टेड, ये ऑलरेडी आपको पैसिव वॉइस में दिया गया। अब आप कहोगे सर कैसे पैसिव वॉइस में दिया गया? देखिए, पैसिव वॉइस का बहुत सिंपल सा रूल है। अगर इस सेंटेंस को आप पूरा कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिखा गया है आपको अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं करवाया। ठीक है, तो क्यों नहीं करवाया इसका मतलब क्वेश्चन किसी और के द्वारा पूछा गया। क्लियर होगा? तो देखिए, वाई डोंट यू हैव, ठीक है, आपका जो टेस्टेड है ये देखिए थर्ड फॉर्म में है। क्लियर है? तो इसलिए यहां से हमने आपको क्या बताया था, पैसिव वॉइस का सबसे अच्छी पहचान है थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट लिखा गया है दिस नोटिस हैज बीन अलर्टेड, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट लिखा गया है बॉयज कुड नॉट हैव डन। अब आप तो कहोगे सर यहां भी तो दिया गया है कि क्या नाम है थर्ड फॉर्म, तो यहां पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया यहां पे देखो दिस नोटिस जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है। इसी तरह से यहां पे जब देखोगे तो बॉयज ऑलरेडी सब्जेक्ट है, देन कुड लगा है, देन नॉट लगा है, एंड हैव लगा है, देन डन लगा है, और ये ऑलरेडी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी एक एक्टिव वॉइस के सीक्वेंस में चल रहा है, इसलिए हम इसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। लास्ट वाला भी क्यों है? क्योंकि देखो स्टेप्स पहले आया है, क्लाइंबर्स यहाँ पे बाई भी यूज हुआ है, तो अपने आप दिख रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं, पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड टू ब्रिंग आउट द मीनिंग इन द सेंटेंस। आपको सही वर्ड जो है वो खाली जो जगह है उसमें ले जाके भरना है, जिससे इस सेंटेंस की मीनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से निकल सके। लिखा गया है वोमेन हैव ऑलवेज ड्रेस्ड टू फिगर फ्लावर्स। देखो, ये जो फिगर फ्लावर्स है, फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लावर्स का जो मतलब होता है वो सिंपल सी बात है कि किसी चीज को छुपाने के लिए, या कह सकते हो किसी चीज को प्रेजेंट इस तरह से ना करें कि वो आपको भद्दा लगे। समझ में आ गई बात? तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा, वोमेन हैव ऑलवेज ड्रेस्ड टू कैमोफ्लेज फिगर फ्लावर्स। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को पेंटेड करना, पेंटेड करना, और इस पेंटेड के थ्रू हम उस चीज को छिपा सकें। ठीक है, पेंटेड के थ्रू क्या कर सकें? उसको छिपा सकें, उसको ढक सकें, उस चीज से मतलब होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। और एग्जिबिट का मतलब आपको पता है, ये शोज दिस फिगर, ये सब का मतलब आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंस। आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है सेंटेंस की। इनडायरेक्ट स्पीच को आपको चेंज करने आना चाहिए कि कैसे हम इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखिए, लिखा गया है दे सेड, बट चूंकि यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम आस्क्ड जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक इनवाइट के साथ दिया गया है और एक टोल्ड के साथ दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इनवाइट के साथ दिया गया है ये होने से नहीं रहा और टोल्ड भी होने से नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, और आपको चेंज करना है इसे इनडायरेक्ट में, तो कैसे चेंज होगा? दे सेड को क्या हो जाएगा? दे आस्क्ड। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर आपका सेंटेंस कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसकी जगह पे इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, इफ या वेदर लगाते हैं तो दोनों सेंटेंस में देखो दे आस्क्ड मी दोनों में लगा है। लेकिन टू से कोई सेंटेंस तब स्टार्ट होता है जब ये सेंटेंस कैसा हो? इंपरेटिव हो। जब आपका डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस हो वो इंपरेटिव हो, तो उस केस में टू से सेंटेंस को हम बस जोड़ देते हैं, पूरे सेंटेंस को क्या करते हैं? टू से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारा सेंटेंस इंपरेटिव है नहीं, ठीक है, इसलिए जब भी हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो हम क्या यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो हो जाएगा दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विद देम। ठीक है, दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विद देम। याद रखिए, जैसे ही हम इफ यूज करते हैं तो बाद का जो सेंटेंस है ये एकदम सिंपल तरीके से लिखा जाता है, सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके डायरेक्ट स्पीच में पूछा गया है तो आप उसको क्या कर दो? उसी फॉर्म में लिखने चले जाओ, यानी कि इंट्रोगेटिव के फॉर्म में आप लिखते चले जाओ। नहीं,
एकदम सिंपल फॉर्म में आपको लिखना होगा आगे के सेंटेंस को। अब सवाल आता है सर आई क्यों हो गया, यहाँ पे तो यू है। तो देखिए यू जो है वो क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी हो जाएगा आई में। क्लियर हो गया। रूल होता है क्या, SON डिवाइडेड बाई 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर हो गया। तो आई वुड लाइक टू कम विथ, देखिए यहां पे देम कैसे हो गया, तो याद, अगर यहां पे आप देखोगे तो अस है, अस क्या है, अस जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये जो 30 क्वेश्चन है आपके, ये यहीं पे कंप्लीट होते हैं। एंड आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आप सब लोग ध्यान से देखे होंगे। खास करके अगर आप लोग रीट के एग्जाम के लिए थोड़ी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लिटरेचर के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको जरूर ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका हो गया पोएट्री, ड्रामा, प्रोज, इन सब चीजों से आपके क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम के अंदर, चाहे आपका सेकंड लैंग्वेज हो इंग्लिश के, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो, जरूर आता है। तो फोनेटिक्स को भी आप लोग देख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। और अगर अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।